बच्चों नमस्कार। पिछली क्लास में बच्चों आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच माने शब्द भेद वाला जो टॉपिक है उसमें इस पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले टॉपिक की श्रृंखला में हम जो प्रीपोजिशन है उसको पढ़ना हमने शुरू किया था। और प्रीपोजिशन के बारे में बच्चों मैंने बताया था आपको क्या होते हैं प्रीपोजिशन और कैसे होता है इनका प्रयोग। आपको बताया गया था कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जनरली किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है, बराबर नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले किया जाता है और वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरे नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के साथ में वे उसका रिलेशन दर्शाते हैं। और मैंने आपको बच्चों ये भी कहा कि प्रीपोजिशन शब्द प्री और पोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जिनकी पोजीशन प्री होती है, अर्थात जिनका स्थान या जिनकी स्थिति संज्ञा से पहले होती है। हिंदी में तो बच्चों हम बाद में बोलते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था आकाश में, पर अंग्रेजी में आपको द स्काई इन नहीं, आपको कहना पड़ता है इन द स्काई। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपको ऑन अपॉन ओवर अंडर इन इनटू अबाउ बिलो, है ना, अप डाउन बिटवीन बिसाइड बिहाइंड बिफोर आफ्टर, यहां तक मैंने आपको बताया था। अक्रॉस अलोंग अगेंस्ट अबाउट एट के बारे में बात हुई थी और ऑफ बच गया था, तो ऑफ के ऊपर मैं बोल रहा हूं। देखो बच्चों ये जो ऑफ है इसका मतलब बताया गया था आपको का की के होता है। वैसे तो ऑफ के दो तीन मीनिंग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वी केम आउट ऑफ द स्विमिंग पूल, अर्थात हम तरण ताल में से या स्विमिंग पूल में से बाहर निकले, एंड ड्राइड आवर सेल्व्स, और हमने अपने आप को सुखाया, अपने शरीर को सुखाया। यहाँ आपको बच्चों हमने ये समझाया कि स्विमिंग पूल में से आप बाहर निकले, तो में से का अर्थ देने के लिए हमारे पास अंग्रेजी में जो शब्द है बच्चों वो कौन सा है, वो है ऑफ। साधारणतः ऑफ का प्रयोग रिलेशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए, हिंदी में संबंध कारक की जो विभक्ति होती है काकी के, उस अर्थ में आप इसका प्रयोग करते हो। पहला सेंटेंस लिखा मैंने, देखो बच्चों, द ब्यूटी ऑफ नूरजहां इज वेल नोन, यानी नूरजहां का सौंदर्य पूरे विश्व में विख्यात है। द ब्यूटी ऑफ नूरजहां इज वेल नोन, तो बच्चों आप जब इसका हिंदी अनुवाद करोगे तो यूं करोगे, देखो ब्यूटी पहले आ रहा है, इसको नहीं बोलना है, इसको नहीं बोलना, सबसे पहले ये इसका उच्चारण, इसका हिंदी अनुवाद करो, फिर इसका करो और फिर इसका करो। कैसे होगा, नूरजहां, इसका मतलब हो गया का, ठीक है बच्चों, नूरजहां का, फिर आएगा सौंदर्य पूरे विश्व में विख्यात, या इज वेल नोन का मतलब होता है बहुत ही क्या है, विख्यात है, लोकप्रिय है। द ब्यूटी ऑफ नूरजहां इज वेल नोन। आगे वाला सेंटेंस देखना, रिमूव द कर्टेन ऑफ द हुक। रिमूव द कर्टेन ऑफ द हुक का मतलब होता है कि ये जो कर्टेन है, ये जो पर्दा है, इस पर्दे को हुक में से हटा दो। तो रिमूव द कर्टेन ऑफ द हुक यानी इस पर्दे को हुक में से हटा दो। और आगे वाला सेंटेंस है द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स। द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स का मतलब जो सवार है वह घोड़े पर से गिर गया। तो बच्चों आपने ये देखा कि इस जगह भी इसका मीनिंग से निकल रहा है और इस जगह भी इसका मीनिंग से निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑफ का प्रयोग, ये बच्चों जो ये है ना ऑफ, इसका प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है। या ये भी समझो आप कि से के अर्थ में तो किया जाता है, परंतु ये जो से है बच्चों ये क्या बताता है, ये बताता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है, ये बताता है बच्चों अलगाव, ये अलगाव बताता है। जैसे सवार घोड़े पर से गिर गया, सवार घोड़े पर से गिर गया, तो जो सवार है बच्चों वह घोड़े से अलग हो गया। सवार का घोड़े से क्या हो गया है, सवार का घोड़े से अलगाव हो गया। ठीक है बच्चों, सवार का घोड़े से अलगाव हो गया है। और यह मैंने आपको कहा कि रिमूव द कर्टेन ऑफ द हुक, यानी हुक के ऊपर जो पर्दा टंगा हुआ है उसको आप उसे हटा दो। तो हटाएंगे तो क्या होगा, उन दोनों वस्तुओं में अलगाव की स्थिति बनेगी। तो इस तरीके से जो आपकी दो प्रीपोजिशन है ऑफ और ऑफ। वैसे बच्चों ये परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, OFF वाले के ऊपर प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफ। ये का की के कार देता है और उसका प्रयोग आप उसी तरीके से करना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया द ब्यूटी ऑफ नूरजहां इज वेल नोन, उसी तरीके से मैंने आपको कहा कि द काउज ऑफ हरियाणा आर बेटर देन दोज ऑफ राजस्थान, हरियाणा की गायें हमारे राजस्थान वाली गायों से ज्यादा अच्छी है। उसी तरीके से मैंने आपको कहा कि द गिफ्ट्स ऑफ नेचर माने प्रकृति के उपहार। द गिफ्ट्स ऑफ नेचर का मतलब होता है प्रकृति के उपहार। बाद वाले पार्ट का अनुवाद पहले करना चाहिए, उसके बाद में ऑफ प्रीपोजिशन का अनुवाद करना चाहिए, और उसके बाद में जो पहले वाला नाउन है जिसका प्रयोग प्रीपोजिशन के पहले हुआ है उसका अनुवाद बच्चों बाद में करना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ ट्रांसलेटिंग ए सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी में किसी भी वाक्य का अनुदित करने का ये बिल्कुल सही क्रम है जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आइए चलेंगे हम लोग। इसके आगे आएगा बच्चों बाई, BY बाई। बाई भी एक प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन की क्या स्थिति रहती है ये समझो आप। बाई यानी बच्चों होता है के द्वारा, बाई यानी होता है के द्वारा, और इसका प्रयोग आप कैसे करते हैं देखो, बाई यानी के द्वारा या से, बाई यानी से या के द्वारा होता है। देखना आप, यह है बाई,
आप इसको हिंदी में कह सकते हैं से या के द्वारा। कैसे प्रयोग करोगे इसका? आप बच्चों जानते हो जो पेशिव वॉइस आप बनाते हो, एक्टिव वॉइस से पेशिव वॉइस, उसमें तो एजेंट के पहले बाई का प्रयोग ज्यादातर करते ही हो, बाई प्लस एजेंट का प्रयोग करते हो। कैसे? उदाहरण दिया मैंने, रावणवाज किल्ड बाई राम। रावणवाज किल्ड बाई राम, इस सेंटेंस में बच्चों आपने देखा कि बाई तो प्रीपोजिशन है और बाई के बाद में ये जो राम आ रहा है ये इस वाक्य का क्या बच्चों? ये इस वाक्य का एजेंट है। तो पेशिव वॉइस में क्या होता है, जब आप एक्टिव से पेशिव वॉइस में किसी वाक्य को बदलते हैं तो वाक्य के अंत में या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपको बाई प्लस एजेंट का प्रयोग करना पड़ता है। और बच्चों बाई एक प्रीपोजिशन है जैसा कि मैंने आपको बताया, और जब भी बाई के बाद में आई आएगा, आई, तो आई को बच्चों मी में बदल देना पड़ेगा। ऐसा एक्टिव वॉइस पेशिव वॉइस में बताया था ना, आई को मी में बदलना पड़ता है, वी को हस में बदलना पड़ता है, और ही को हिम में बदलना पड़ता है, शी को हर में बदलना पड़ता है, यू को यू में ही रहने देते हैं। उसी तरीके से देखो देह में बदलना पड़ता है। वजह क्या है? वजह बच्चों ये है कि बाई एक प्रीपोजिशन है, और जब भी प्रीपोजिशन के बाद आप किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वह पर्सनल प्रोनाउन हमेशा अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, अपना जो कर्म रूप है उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये स्थिति बच्चों आपकी क्लियर है। एक प्रयोग तो आपको मैंने बताया, बाई प्लस एजेंट का प्रयोग किया जाता है, बाई प्लस एजेंट का प्रयोग किया जाता है। पहला तरीका तो ये है। और दूसरा बच्चों, साधनों के पहले आप बाई का प्रयोग करते हो, जैसे जर्नी बाई बस बोलते हैं आप, जर्नी बाई बस, देखना, जर्नी बाई ट्रेन बोलते हैं आप। उसी तरीके से आप बोलेंगे जर्नी बाई एयर, एयर का मतलब होता है एरोप्लेन से। उसी तरीके से आपने कहा जर्नी बाई शिप, जर्नी बाई शिप का मतलब हो गया जो समुद्र का जहाज है उसके माध्यम, उससे आप यात्रा करते हैं तो भी आपको बाई का प्रयोग करना पड़ेगा। परंतु बच्चों जब कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठ के आता है तो बाई हॉर्स बैक नहीं होता, ऑन हॉर्स बैक होता है, ऑन हॉर्स बैक होता है। उसी प्रकार से स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह पे आता है तो ऑन स्कूटर होता है। उसी तरीके से कोई पैदल आता है तो ऑन फूट होता है। ठीक है बच्चों? अच्छा, कार की स्थिति बच्चों ये रहती है, जो कार है उसके साथ में बाई कार भी सही होता है और इन ए ब्लैक कार भी सही होता है। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम तो जनरली बाई कार का ही प्रयोग करते हैं, परंतु कार से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ गया है, कोई विशेषण आ गया है, कोई ऐसा शब्द आ गया है जो कार को क्वालिफाई कर रहा है, कार की विशेषता बता रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों कार के पहले आपको बाई का प्रयोग नहीं करके किसका करना चाहिए? इनका प्रयोग करना चाहिए। दोनों का प्रयोग इसके साथ हो जाता है। तो बच्चों आपने समझा कि बाई का मतलब होता है कि द्वारा, या बाई यानी होता है से, जैसे बस से, उसी तरीके से ट्रेन से, उसी तरीके से आपको बोला गया बाई एयर, ठीक है, बाई शिप। तो बच्चों ये जो यात्रा के साधन होते हैं, जो यातायात के जो ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के, उनके पहले आपको जनरली बाई का प्रयोग करना चाहिए। परंतु जैसा आपको बताया हॉर्स बैक है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो इनके पहले तो आपको ऑन का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? ये बच्चों इडियोमेटिक है, इनका प्रयोग जिस रूप में किया जाता है इनको उसी रूप में याद करना पड़ता है। आइए बढ़ाएं। आगे है बच्चों विद वाला प्रीपोजिशन आएगा अपने, विद। तो लिखो WITH, विद का मतलब क्या होता है? विद एक छोटा सा शब्द है, बहुत छोटा शब्द, और ये मान के चलो कि जब से आपने अंग्रेजी सीखना शुरू किया है उसी दिन से ये जो विद शब्द है इससे आपका बराबर पाला पड़ रहा है। तो विद का अर्थ होता है बच्चों एक तो से, ठीक है, और दूसरा मीनिंग होता है बच्चों इसका के साथ। लेकिन से तो बच्चों में आपको कई बार बता चुका हूं, पर यहां इसका मतलब होता है, जैसे आप हिंदी में कारक पढ़ते हो, कर्ता ने कर्म को करण से, करण का मतलब होता है उपकरण। जब भी आप किसी उपकरण, किसी यंत्र की सहायता से कोई काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको से के अर्थ में विद का प्रयोग करना पड़ेगा। करण, करण का मतलब यंत्र या उपकरण होता है। ठीक है? जैसे बच्चों मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, आई रोट दिस एक्सरसाइज, लिखो आई रोट दिस एक्सरसाइज विद ए पायलट पेन। आई रोट दिस एक्सरसाइज विद ए पायलट पेन, मैंने इस एक्सरसाइज को पायलट पेन से लिखा है। ये बच्चों बिल्कुल सही प्रयोग है। अगर यहाँ फ्रॉम दिया हुआ है तो गलत है, अगर बच्चों यहाँ बाई दिया हुआ है तो भी गलत है। सही जवाब क्या होगा? आई रोट दिस एक्सरसाइज विद ए पायलट पेन, अर्थात ये इस एक्सरसाइज को मैंने एक पायलट पेन से लिखा है, इस एक्सरसाइज को मैंने एक पायलट पेन से लिखा है। तो यहाँ पर आपने जाना
कि जो विद है बच्चों उसका मीनिंग से है, और से कौन सा है? से का मतलब करण से, अर्थात किसी उपकरण की सहायता से जब कोई आप कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। आगे और देखना, यू हैड बेटर, सेंटेंस देखो, यू हैड बेटर स्टे विद मी, यू हैड बेटर स्टे विद मी फॉर ए फ्यू डेज, आपके लिए ये ज्यादा अच्छा है कि आप कुछ दिन मेरे साथ ठहरे, आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप कुछ दिन मेरे साथ ठहरे। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ देखना, यू हैड बेटर आपके लिए ज्यादा अच्छा है, स्टे विद मी फॉर फ्यू डेज आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप कुछ दिन मेरे साथ ठहरे। क्या बच्चों, एक तो आप ये समझें, अगर सेंटेंस में हैड बेटर का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद बच्चों टू का प्रयोग नहीं होता है। यू हैड बेटर टू स्टे इस तरीके से दिया जा सकता है आपको, यू हैड बेटर टू स्टे, जो गलत होता है। मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब सेंटेंस में हैड बेटर का प्रयोग किया जाता है तो बच्चों उसके बाद जो वर्ब आती है वो बेयर इन्फिनिटिव में आती है, अर्थात उसके पहले टू का प्रयोग करना सख्त मना है, तो टू का प्रयोग नहीं होगा। यू हैड बेटर स्टे विद मी, आपको बच्चों ये भी बताया है कि विद क्या है? विद एक प्रीपोजिशन है, और मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं कि प्रीपोजिशन के बाद बच्चों जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वह हमेशा अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि यू हैड बेटर स्टे विद आई, तो आई को काट के मी करना पड़ेगा, बिकॉज विद इज ए प्रीपोजिशन, चूंकि विद एक प्रीपोजिशन है, एंड इट शैल बी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, और इसके बाद में जो प्रोनाउन आएगा वह बच्चों अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अर्थात अपने कर्म रूप में आएगा। अगर आपको कर्ता रूप में दिया है, सब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है, पॉजिटिव फॉर्म में दिया है, तो उसको काट के शुद्ध करना चाहिए। ठीक है, यू हैड बेटर स्टे विद मी फॉर फ्यू डेज, या बच्चों आपको देखना चाहिए, पहली बात तो फोर का प्रयोग हुआ है, सिंस का नहीं हुआ है। पहली बात तो फोर का प्रयोग हुआ है, सिंस का नहीं हुआ। आप जानते हो सिंस या फोर का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? जब मैं कहता हूं कि आई हैव बीन टीचिंग, जब आपको मैं कहता हूं कि आई हैव बीन टीचिंग इन ए गवर्नमेंट स्कूल फॉर 5 years, मैं 5 साल से सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों यहां मैंने किसका प्रयोग किया? मैंने यहां फोर का प्रयोग किया, क्योंकि 5 साल की अवधि को निश्चित नहीं माना गया है। ये दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी ए पॉइंट ऑफ टाइम, इसको पॉइंट ऑफ टाइम नहीं माना जा सकता है, ये तो एक पीरियड ऑफ टाइम, इट इज ए पीरियड ऑफ टाइम। उसी प्रकार से बच्चों अगर मैंने आपको कहा कि मैं पिछले 5 साल से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तब मुझे अंग्रेजी में कहना पड़ेगा आई हैव बीन टीचिंग इन ए गवर्नमेंट स्कूल सिंस लास्ट 5 years। ये समझे बच्चों, में अगर लास्ट या पास्ट का प्रयोग हुआ है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं पिछला, गत या विगत, और उसके बाद में समय या अवधि का प्रयोग हुआ है, उसके पहले फोर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर फोर का प्रयोग दिया हुआ है तो उसको शुद्ध करने के लिए फोर को काट के सिंस करना चाहिए। परंतु यहाँ तो बच्चों क्या लिखा है? फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिन, चूंकि यहाँ कुछ दिन लिखा हुआ है और आपने देखा कि ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो फोर का प्रयोग हुआ वो फोर का प्रयोग बिल्कुल सही हुआ। आज देखो बच्चों सेंटेंस में क्या एरर है? यू हैड बेटर स्टे विद मी फॉर फ्यू डेज, तो बच्चों आपने देखा कि फ्यू तो हमेशा नकारात्मक अर्थ देता है। कैसा अर्थ देता है ये तो हमेशा नकारात्मक, अंग्रेजी में कहेंगे नेगेटिव मीनिंग, ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग या नेगेटिव सेंस देता है। इसे पॉजिटिव सेंस देने के लिए ए का प्रयोग करना जरूरी है। नाउ योर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, अब आपका वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह शुद्ध हो गया है। यू हैड बेटर स्टे विद मी फॉर ए फ्यू डेज, अर्थात आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप कुछ दिन मेरे साथ ठहरे। भावार्थ बच्चों ये है, निष्कर्ष ये निकला है कि विद एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग अंग्रेजी में 2 अर्थों में किया जाता है। पहला अर्थ है से, लेकिन से का मतलब उस अर्थ में किया जाएगा जब आप किसी साधन, जब आप किसी उपकरण, जब आप किसी यंत्र की सहायता से कोई कार्य निष्पादित करते हैं, तो वहां हिंदी वाक्यों में बच्चों जो से शब्द निकल करके आता है, जो से विभक्ति निकल करके आती है, उस से विभक्ति के लिए अंग्रेजी में आपको विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात बच्चों हमने ये बताई कि के साथ के अर्थ में हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा यू मस्ट नॉट गो विद हिम, तुम उसके साथ मत जाओ, तुम्हारा उसके साथ जाना सख्त मना है क्योंकि वो एक खराब आदमी है, उसके साथ तुम्हें नहीं जाना, यू मस्ट नॉट गो विद हिम। तो विद हिम का मतलब उसके साथ, उसके संग, उसके साथ या उसके संग के अर्थ में बच्चों आप किसका प्रयोग करते हैं? विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों कौन कौन से प्रीपोजिशन बच गए हैं? ओनली 2 प्रीपोजिशंस आर रिमेनिंग, केवल 2 प्रीपोजिशन बच रहे हैं। कौन सा? एक सिंस बच रहा है, एक फोर बच रहा है। हालांकि मैंने सिंस या फोर का जो सामान्य परिचय है वो तो आपको दिया है, परंतु बच्चों सामान्य परिचय से काम नहीं चलेगा, सिंस या फोर के बारे में आपको चीजें विस्तार से जाननी होगी। देखो मैं बता रहा हूं, लिखो बच्चों सिंस या फोर, इसके बाद भी लिखना पड़ेगा आपको सिंस या फोर। और सिंस या फोर का जो प्रयोग है बच्चों, आपने फोर का मतलब यही तो जाना है आज तक कि फोर का मतलब होता है के लिए। फोर का मतलब के लिए के अर्थ में किया जाता है, परंतु इसके अलावा फोर के और भी मायने होते हैं।
ये समझो आप। देखो पहली बात, आपका अंतिम प्रीपोजिशन है एक तो फॉर और दूसरा क्या है सिंस। फॉर यानी होता है के लिए, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है बच्चों। और सिंस का मतलब वैसे तो चूंकि होता है। क्या होता है? चूंकि। चूंकि कैसे? मैं आपको कहता हूं कि सिंस आई एम बिजी आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं चूंकि मैं व्यस्त हूं मैं इसलिए आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं। उसी तरीके से मैं कहता हूं सिंस सैम डिड नॉट वर्क हार्ड, चूंकि सैम ने कठोर परिश्रम नहीं किया, ही फेल्ड इन द एग्जाम, इसलिए वो परीक्षा में फेल हो गया। तो सिंस का मतलब बच्चों चूंकि होता है। सिंस का मतलब होता है चूंकि, और सिंस का मतलब चूंकि होता है तब तो बच्चों ये कंजंक्शन का काम करता है। जब सिंस का मीनिंग चूंकि होता है तब तो ये कंजंक्शन का काम करता है। लेकिन हमारी यहाँ स्थिति बच्चों दो है। फोर का मीनिंग एक तो है के लिए और दूसरा इन दोनों का मीनिंग होता है से। देखो बच्चों, अब आपको कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको से विद के बारे में भी बताया है। ये सच है कि थोड़ी देर पहले मैंने विद के बारे में भी क्या बोला था, विद के बारे में भी मैंने से बताया है। लेकिन तब स्थिति बच्चों और थी जब मैं कहता हूं कि मैंने एक्सरसाइज पायलट पेन से लिखी, इसका मतलब मैंने किसी उपकरण या करण की सहायता से ऐसा किया है। पर बच्चों में अब जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसमें से का प्रयोग मैं ऐसे करूंगा जैसे वह 2 घंटे से अपना काम कर रहा है। जैसा मैंने आपको कहा कि मैं 5 साल से सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ से का प्रयोग कारण मतलब से का प्रयोग बच्चों किस अर्थ में नहीं हुआ है। यहाँ पर से का प्रयोग मतलब करण कारक जो है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, करण या उपकरण के अर्थ में नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ से का प्रयोग तो समय या अवधि को प्रकट करने के लिए हुआ है। समय या अवधि लिखना पड़ेगा, समय या अवधि, ठीक है बच्चों। यहां भी समय या अवधि। लेकिन बच्चों एक बात है, अंतर इसमें यह है कि जब आप निश्चित समय की बात करते हैं, जब आप निश्चित समय की बात करते हैं तो बच्चों अंग्रेजी में हम उसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको अंग्रेजी में? हम अंग्रेजी में निश्चित समय बिंदु को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। लेकिन जब समय निश्चित नहीं होता बच्चों तो हम उसको पीरियड ऑफ टाइम माने समय की अवधि कहते हैं। लेकिन बच्चों कहना तो बहुत आसान है, बट एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ए पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं बच्चों जो कहने में तो कह दिया है कि निश्चित आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, निश्चित आ जाए तो उसको पॉइंट ऑफ टाइम मानना पड़ेगा, और अगर थोड़ा अनिश्चित हो तो उसको पीरियड ऑफ टाइम मानना पड़ेगा। परंतु इसका पैमाना क्या है? व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर दिस, अर्थात इसके लिए क्या क्राइटेरियन है, इसके लिए क्या जो है मापदंड है, इस बात का पैमाना क्या है। तो इन दोनों का फर्क देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा ढंग से समझाता हूं। सिंस या फोर का प्रयोग। और पहली बात बच्चों ये भी समझ लें आप कि फोर का प्रयोग तो हम किस अर्थ में करते आए हैं? फोर का प्रयोग तो हम के लिए के अर्थ में करते आए हैं। जैसे एक सेंटेंस बोल रहा हूं, दीज स्वीट्स आर फॉर यू एंड मी। दीज स्वीट्स आर फॉर यू एंड मी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये मिठाइयां तुम्हारे लिए और मेरे लिए है। ये मिठाइयां तुम्हारे लिए और मेरे लिए है। यहां बच्चों आपने जो फोर शब्द है इसका प्रयोग के लिए या लिए के अर्थ में किया है। तो साधारणतः फोर का प्रयोग हम के लिए या लिए के अर्थ में करते आए हैं, पर सिंस या फोर का प्रयोग बच्चों से के अर्थ में भी किया जाता है, तक के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने 5 साल तक सरकारी स्कूल में पढ़ाया, 5 साल तक, तब भी आप किसका प्रयोग कर देते हैं? फोर का प्रयोग कर देते हैं। वैसे तक के लिए हम जनरली टिल और अंटिल का प्रयोग करते हैं। तो यहां बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि सिंस या फोर जो है उसका प्रयोग से के अर्थ में जब आप करते हो तो दोनों के बाद में समय अवधि रहती है। वो समय अवधि बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, वो पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। तो बच्चों दोनों में क्या फर्क है, ये फर्क जो है हम 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद में समझेंगे।
बच्चों सिंस या फॉर का प्रयोग समय अवधि के संदर्भ में किस प्रकार से किया जाता है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखते हो क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम और क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो आप समझ लो जो पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके समझ में आ गया तो जो बचा हुआ बाकी है वो सारा पीरियड ऑफ टाइम ही है। पीरियड ऑफ टाइम को समझना इतना मुश्किल नहीं है, परंतु पॉइंट ऑफ टाइम आपके समझ में आना चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आ जाए, अगर वाक्य में आ जाए, सबसे पहले देखो वार, बजे, सन, तारीख आए, और छोड़कर सिंस लगाएं। 12 बजे सन तारीख आए, फोर छोड़कर सिंस लगाएं। पहली बात तो हमारी ये हो गई है, ठीक है। तो कैसे, जैसे मैं वार का उदाहरण देता हूं आपको, सोमवार से सिंस मंडे। इसमें बच्चों जो एम है, इस एम को भी बड़ा होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, ये भी ध्यान दो आप। मंडे क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब समझते हैं आप? प्रॉपर नाउन का मतलब यह है कि यह किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए इसके एम को भी बड़ा होना चाहिए। सिंस मंडे, ओके। वार बजे, 4 बजे से तो आप क्या कहोगे, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, ये हो गए साहब 4 बजे। 12 बजे सन तारीख आवे 1857 से, तो सिंस 1857, सिंस द ईयर ऑफ 1857, सिंस 1857 या सिंस द ईयर ऑफ 1857, सन 1857 से। आगे देखना, 12 बजे सन तारीख, तारीख का मतलब बच्चों मैंने कहा आपको 5 मार्च से है, तो क्या करो, ये फ्रॉम नहीं आएगा, इसमें सिंस आता है। सिंस 5th मार्च, सिंस 5th मार्च। 12 बजे सन तारीख आवे, 4 छोड़कर सिंस लगावे। पहली बात तो ये क्लियर हो गई आपके। दूसरी बच्चों देखो, कई बार हिंदी में क्या होता है, ऐसे लिखा रहता है पिछला, कभी कभी पिछला नहीं तो गत, और गत नहीं तो कई बार विगत, ऐसे दिया रहता है। प्लस समयावधि, प्लस समयावधि आपको दी हुई होती है। तो बच्चों ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, चाहे वाक्य में पिछला आए, ठीक है, चाहे उसमें गत आए, चाहे उसमें विगत आए, सबके लिए लास्ट या पास्ट शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा पिछले 2 घंटों से, तो सिंस लास्ट, पिछले 2 घंटों से सिंस लास्ट 2 hours। ऐसे भी आ सकता है सिंस पास्ट 2 hours, सिंस पास्ट 2 hours भी आ सकता है। लेकिन बच्चों एक बात ये भी समझो आप कि कभी कभी क्या होता है कि देखो यूं दिया जाएगा आपको, सिंस द लास्ट, सिंस द लास्ट 2 hours। यहां बच्चों आपको ये देखना चाहिए, इस द को नहीं आना चाहिए था, इस द को नहीं आना चाहिए था बच्चों, इसलिए इस द को या तो हटाओ, और नहीं हटा रहे हो बच्चों तो द के साथ में फिर किसको हटाना पड़ेगा। अगर द आपने सही मान लिया तो सिंस को हटा के 4 करना पड़ेगा। ये अच्छे से दिमाग में बैठाइए, यानी लास्ट या पास्ट के पहले, लास्ट या पास्ट के पहले। फिर मैंने कहा जैसे द, यहां कर दिया मैंने द पास्ट, लास्ट की जगह पास्ट कर दिया मैंने, पास्ट 2 hours, और आपको कहा कि इसके पहले भरो, तो बच्चों या तो द हटेगा, और अगर आपने द को शुद्ध मान लिया है तो बच्चों इसके पहले जो आपने सिंस लगाया है इसे काट के भी 4 करना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि पिछला, गत, विगत इत्यादि को अंग्रेजी में लास्ट या पास्ट कहते हैं। नंबर दूसरी बात, लास्ट या पास्ट के बाद अगर समयावधि का प्रयोग हुआ है तो उसके पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है, परंतु बच्चों लास्ट या पास्ट शब्द के पहले अगर द का प्रयोग हो गया तो इसके पहले सिंस नहीं आता, फिर इसके पहले सिंस का प्रयोग हमेशा ही गलत माना जाता है, 4 का प्रयोग सही माना जाता है। तीसरी बात देखो, हम बच्चों कहते हैं बॉयहुड, देखो बॉयहुड लड़कपन, गर्लहुड लड़कीपन,
चाइल्डहुड, बचपन, उसी तरीके से बच्चों हम बोलते हैं एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों देखो किशोर, एक ही मात्रा है जी, गलत लगा दी है मैंने, लेकिन यहां बच्चों किशोर, यहां तो दो ही मात्रा है। ये किशोर है बच्चों, ये किशोर अवस्था जो उसको किशोर कहते हैं आप। बॉयहुड हो गया, स्टूडेंटहुड, विद्यार्थीपन को आप कहते हो स्टूडेंटहुड, स्टूडेंटहुड। ये बच्चों क्या है, व्हाट आर दीज, ये क्या है, ये है जीवन के अलग अलग चरण। दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जिंदगी में बच्चों कई चरण होते हैं, कई लोगों ने अलग अलग चरण माने हैं। शेक्सपियर कहता है कि लाइफ, देयर आर 7 स्टेजेस इन लाइफ, देयर आर 7 स्टेजेस इन लाइफ, यानी जिंदगी में 7 चरण होते हैं। उसने जीवन को 7 चरणों में बांटा है। हमारे जो मनीषी हैं भारत के, उन्होंने जो जीवन है उसको 4 ही चरणों में बांटा। ब्रह्मचर्य आश्रम जो आप लोग जी रहे हैं अभी, गृहस्थाश्रम जो मैं जी रहा हूं अभी, ठीक है ना, उसके बाद में वानप्रस्थाश्रम, और जो अंतिम आश्रम है उसको माना गया संन्यास आश्रम। इन दिस वे द स्कॉलर्स ऑफ इंडिया, इस तरीके से हमारे भारत के जो मनीषी हैं, दे हैव डिवाइडेड द लाइफ इन 4 स्टेजेस, दे हैव डिवाइडेड द लाइफ इनटू 4 स्टेजेस, दे हैव डिवाइडेड द लाइफ इनटू 4 स्टेजेस। अर्थात उन्होंने जीवन को कितने भागों में बांटा है, उन्होंने तो जीवन को सिर्फ 4 भागों में बांटा, लेकिन शेक्सपियर कहता है कि देयर आर 7 स्टेजेस इन लाइफ, अर्थात जीवन के अंदर 7 चरण होते हैं। वो अपने दृष्टिकोण से बात करता है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो बात दरअसल ये है कि जिंदगी का कोई भी स्टेज, जिंदगी का कोई भी चरण अगर आ रहा है, जीवन की अवस्था आ रही है, जैसे बचपन आ रहा है, जवानी आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, तो व्हाट आर दीज, विद्यार्थीपन आ रहा है, ये क्या है, ये जीवन के अलग अलग चरण हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज यूज सेंस बिफोर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जिंदगी के जो अलग अलग चरण हैं उनके पहले आपको किसका प्रयोग करना चाहिए, उनके पहले बच्चों आपको देखो इधर, जैसे आपको बोला बॉयहुड, तो सिंस बॉयहुड आएगा, सिंस बॉयहुड। मैं बच्चों आपको उदाहरण देता रहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी एक किताब क्या बल्कि उनका एक लेसन है जिस पाठ का नाम है द गंगा। कई किताबों में तो बच्चों द गंगा के नाम से छपता है, और कई किताबों में उसका नाम है द टेस्टामेंट, टेस्टामेंट के नाम से छपा है। मेरा मतलब ये कि एक ही जो चैप्टर होता है बच्चों, कई बार अलग अलग नामों से छपता है। टैगोर की कविता जिसके बारे में अक्सर बताता रहता हूं, जिसका नाम क्या है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। बच्चों कई जगह तो इसका टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कई जगह इसका टाइटल है द हेवन ऑफ फ्रीडम, द हेवन ऑफ फ्रीडम, इस नाम से छपी है। उसी तरीके से हमारे बेन जॉनसन अंग्रेजी के बहुत अच्छे कवि हैं, उनकी एक कविता है परफेक्ट लाइफ के नाम से छपती है। कुछ में तो उसका नाम परफेक्ट लाइफ है, और कुछ में जो उसका नाम नेचर या ऐसे कुछ है। तो मेरा कहने का मतलब अलग अलग उससे छपती है। उसी प्रकार से नेहरू का एक निबंध जो है, उनका एक भाषण है, एक्चुअली निबंध नहीं है, उनका जो लेक्चर है उसका अंश है, जिसका नाम कई किताबों में उसका नाम रखा द गंगा, और कई बाद में मैंने किताबें पढ़ी तो उनमें उसका नाम था द टेस्टामेंट। बात वही थी, टेस्टामेंट का मतलब जो कोई मर जाता है तो मरने से पहले वो अपना विल एंड टेस्टामेंट, अपना इच्छा पत्र तथा अपना वसीयतनामा लिखता है। तो नेहरू अपने वसीयतनामे और अपने अंतिम इच्छा पत्र के बारे में उसमें बात करते हैं, और वो लाइन में आपको बताता रहता हूँ। वो कहते हैं कि गंगा से जो है मुझे बहुत ज्यादा लगाव हो गया, और इसके पीछे कोई रूढ़ि अथवा अंधविश्वास नहीं है। बल्कि नेहरू ने कहा जब मैं मरूं तो ए हेड फुल ऑफ माई एशेस शुड बी थ्रोन इनटू द रिवर गंगा। उन्होंने कहा जब मैं मरूं तो मेरे शरीर की जो भस्म है, राख है, एक मुट्ठी भर राख गंगा नदी में बहा देना। और आगे उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, क्या कहा, आगे उन्होंने कबीर की तरह स्पष्ट करते हुए कहा, कबीर ने भी यही कहा था कि का काशी का मगहर, इसका मतलब काशी और मगहर में कोई फर्क नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये काशी में जो मरते हैं वो तो सीधे स्वर्ग में जाते हैं, और मगहर में जो मरते हैं वो नहीं जाते हैं। वो लोगों को एक पैगाम देना चाहते थे। ही वांटेड टू कन्वे मैसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू द ऑर्थोडॉक्स पीपल ऑफ इंडिया। वह भारत के जो ऑर्थोडॉक्स पीपल हैं, भारत के जो रूढ़िवादी लोग, उनको संदेश देना चाहते थे स्थान विशेष नहीं होता है, स्थान प्रधान नहीं होता, मनुष्य के कर्म प्रधान होते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी देखा त्यागी, मगहर नाम के स्थान पर त्यागी। नेहरू भी एक मैसेज देना चाहते थे, और वो अपनी बात कहते हैं कि साहब जब मैं मरूं तो एक हेडफुल ऑफ माय एशेस शुड बी थ्रोन इनटू द रिवर गंगा, गंगा नदी के अंदर एक राख भर के जो है उसमें डाल देना आप। लेकिन बच्चों फिर बाद में वो ये भी कहते हैं कि इसके पीछे कोई रूढ़ि या कोई अंधविश्वास की भावना नहीं है। सच तो यह है कि आई वॉज बोर्न इन इलाहाबाद, मेरा जन्म इलाहाबाद में गंगा के किनारे पर हुआ, मेरा जन्म इलाहाबाद में गंगा के किनारे पर हुआ, और बचपन से लेके अब तक मेरा गंगा नदी के प्रति क्या हो गया, ए बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन इज देयर। ठीक है, आई हैव ग्रोन ए बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन विद रिवर गंगा। मैं जो है गंगा नदी है उसके साथ मेरे दिल में प्यार का एक बंधन, प्यार का जो है एक अनोखा बंधन जो है वो भावना मेरे दिल में पैदा हो गई है।
एंड सिंस माई चाइल्डहुड, ऐसे बोलता, उसमें जो लाइन है वो यूं आती है, आई हैव बीन अटैच्ड टू द रिवर गंगा सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से गंगा नदी के प्रति कैसा हो गया हूँ, अनुबंधित हो गया हूँ, गंगा से मेरा अनुबंधन हो गया है, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने गंगा के प्रति अपना जो मोह वो प्रकट किया है। मैं दूसरी बात समझा रहा था, सिंस बॉयहुड आ जाए, सॉरी यहाँ बॉयहुड दोबारा लिख दिया नहीं, चाइल्डहुड लिखना पड़ेगा, सिंस बॉयहुड, अब लिखो गर्लहुड, ये क्या जीवन की अवस्थाएं हैं, सिंस चाइल्डहुड। उसी तरीके से बच्चों देखो आप, सिंस चाइल्डहुड के बाद में आप लिख सकते हो सिंस मैनहुड। मैनहुड का मतलब बच्चों, जब आदमी बड़ा हो जाता है तो मैं उसको मैनहुड कहते हैं, ठीक है। और जो छोटा बच्चा है उसको क्या बोलेंगे आप, इन्फेंसी। देखो सिंस इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब शैशव, शिशु काल जो होता है उसको इन्फेंसी, उसको इन्फेंसी कहते हैं, सिंस इन्फेंसी। और सिंस अडोलेसेंस, अडोलेसेंस, सिंस अडोलेसेंस माने किशोर अवस्था होती है, ठीक है। बच्चा जब पढ़ने जाता है गुरु के आश्रम में तो हम उसको कहते हैं सिंस स्टूडेंटहुड, सिंस स्टूडेंटहुड। तो बच्चों आपने देखा ज्यादातर शब्दों के बाद में हुड आ रहा है, और जिन शब्दों के बाद में हुड आता है वो जो उनकी कोई न कोई अवस्था, जो उनका कोई न कोई उच्चारण है उसके द्योतक होते हैं, उसको प्रकट करते हैं। इस सेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस सेंस में जीवन के किसी भी चरण का प्रयोग हुआ है बच्चों, और उसके बाद में मेरा मतलब उसको समय अवधि के रूप में दिया गया है, तो बच्चों आप उसको पॉइंट ऑफ टाइम, आपको उसे पॉइंट ऑफ टाइम मानना चाहिए, और उसे पॉइंट ऑफ टाइम मानते हुए आपको उसके पहले फॉर का प्रयोग नहीं अपितु सेंस का प्रयोग करना चाहिए। ओके बच्चों, आगे वाली बात बताता हूँ। 3 बातें आपके क्लियर हो गई है, चौथी बात और समझो। चौथी बात है बच्चों, नाव आ जाए, वैन आ जाए, देन आ जाए। नाव यानी अब होता है, वैन यानी कब होता है, कब या जब, और बच्चों देन का मतलब होता है तब। इनके पहले आपको हमेशा किसका प्रयोग करना पड़ेगा, देखो हमेशा बच्चों सिंस नाउ, फॉर नाउ नहीं होता, सिंस नाउ। उसी तरीके से सिंस देन, उसी तरीके से सिंस वैन। ये क्लियर हो गए आप। एक बात ये भी समझो बच्चों, अगर जिरंड आ रहा है, क्या आ रहा है, जिरंड, तो क्या करोगे, सिंस बिगिनिंग। सिंस बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू से ही, शुरू से ही, ठीक है। आई हैव बीन वेरी केयरफुल अबाउट माई स्टडी सिंस द वेरी बिगिनिंग, अर्थात बहुत शुरुआत से ही मैं अपनी पढ़ाई को लेकर के जो सदा सचेत रहा हूं, ऐसा सेंटेंस बोला हमने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंस बिगिनिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, सिंस बिगिनिंग। उसी तरीके से बच्चों जो दिन की अवस्था होती है, देखो आप दिन की अवस्था क्या होती है, जैसे आप कह सकते हो मॉर्निंग, क्या, मॉर्निंग। उसी तरीके से इवनिंग, उसी तरीके से नाइट, डस्क, डॉन, ब्रेक ऑफ द डे, जिसको डे ब्रेक भी कहते हैं, आप डे ब्रेक भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ जो समझाने वाली बात है आपको, ये एक शब्द है ओरोरा। देखो बच्चों, AUROR, ये दोबारा लिख के बताता हूँ, AURORA, ओरा का मतलब होता है उषा। पर बच्चों हिंदी में उषा हमने जो लिखा ये गलत है, इसमें बढ़ाऊ की मात्रा नहीं आनी चाहिए थी, तो इसको शुद्ध कर देता हूँ, ये उषा हो गया, ये शुद्ध है, और बढ़ाऊ की मात्रा लगाते हैं वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये दिन के अलग अलग रूप हैं, कि ये क्या है, ये दिन के अलग अलग रूप हैं, और दिन के अलग अलग रूपों को अगर समय अवधि के पहले मेंशन किया गया तो क्या करना पड़ेगा, देखो सिंस द डॉन, सिंस द डॉन ऐसा लिखा रहता, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता जब से शुरू हुई थी तब से ही क्या है, जब से सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यता की शुरुआत थी। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, डॉन जानते हो, डॉन, DAWN, डॉन, डॉन मानी सवेरा, सभ्यता के प्रभात काल से ही सभ्यता का जो प्रातःकाल हुआ है तब से क्या है बच्चों, हमारा भारत देश जो है वो सभ्यता के प्रातःकाल से ही क्या है, जो ईश्वर से संबंधित हमारी जो भावनाएं हैं वो शुरू से ही क्या कैसी है, शुरू से ही समृद्ध और समुन्नत है। ये तो मैंने वाक्य प्रयोग करने के उद्देश्य से इतनी बातें बोली है। आप तो सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि दिन के अलग अलग चरण होते हैं, दिन के अलग अलग रूप होते हैं। आफ्टरनून आ जाए,
इवनिंग आ जाए, मॉर्निंग आ जाए, नाइट आ जाए, तो इन सबके पहले आपको क्या करना चाहिए? इन सबके पहले अगर आपको फोर या सिंस प्रयोग करना है तो बच्चों फोर का प्रयोग न करके इनके पहले आपको सिंस का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखो,